कक्षा 7th के प्रिय भैया बहनों, आज हम लोग राजनीतिक एवं सामाजिक जीवन या सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन यह पुस्तक को पढ़ेंगे। इसके पहले इस पुस्तक में पहला अध्याय हम लोगों ने पढ़ा, सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ। पहला अध्याय में हम लोगों ने देखा कि कैसे हमारे लोकतंत्र में किन किन सार्वभौमिक वयस्क मताधिकारों का अपने आप में भागीदारी रहा, कैसे देश के लिए वो अपने कार्य को करते हैं और लोकतंत्र में क्या उनकी भूमिका है। इन बातों को हम लोगों ने पढ़ा। नागरिक अधिकार क्या है, आंदोलन क्या है, इस सब बातों को हम लोगों ने ठीक से पढ़ा। आज दूसरा अध्याय है स्वास्थ्य में सरकार की भूमिका, स्वास्थ्य हेल्थ। भैया बहनों, स्वास्थ्य में सरकार की भूमिका क्या हो सकती है, इसमें हम लोग लगता है कि अधिक जानते भी होंगे। अब कहा जाए कि स्वास्थ्य में हमारी परिवार की क्या भूमिका है। भैया बहने, कोई भैया बहने बीमार पड़ते हैं तो क्या अपने से ठीक हो जाएंगे? बोलिए, नहीं। तो उनके लिए चिंता करने वाले उनके परिवार के लोग हैं, उनके पेरेंट्स हैं, और उनका देखभाल करना, उन्हें उचित इलाज कराना असाध्य होता है। तो हो सकता है बहुत दूर तक भी उन्हें ले जाने की आवश्यकता हो सकती है। ऐसे ये पाठ स्वास्थ्य में सरकार की भूमिका अर्थात हमारे लोकतंत्र में जिनको हम सरकार बनाए हैं, जिनको मत दे करके, अभी मत के बारे में हम लोगों ने पढ़ा पहले कक्षा में, पहले अध्याय में। तो जिनको हम लोगों ने मत दे करके और उनको सरकार के पद पर बैठाया, उनका हमारे स्वास्थ्य के प्रति क्या दायित्व है। जैसे आप देखते हैं अभी महामारी है। भैया बहनों, घर के लोग चिंतन तो करते हैं, परंतु इससे ऊपर उठ करके हमारी राज्य सरकार चिंतन करती है, और उससे ऊपर हमारा ये जो केंद्र सरकार है इस महामारी पर विशेष रूप से चिंतन करके और उन्हें एक अच्छा आयाम देने का, उन्हें ये तत्काल मतलब कि उन्हें रोग से मुक्त कराने का अनेक प्रकार की सहायता करने के लिए तत्पर है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि हमारे स्वास्थ्य में सरकार की विभिन्न प्रकार से उनका भूमिका रहता है। इतना ही नहीं, सरकार के जिम्मे हमारे स्वास्थ्य, हमारे चिकित्सा, हमारे सड़क, भवन, सार्वजनिक क्षेत्रों, स्कूल और अध्ययन की सामग्रियां और समय समय पर पाठ्यक्रम में परिवर्तन आदि आदि सरकार की भूमिका हमारे बीच रहता है। उनमें से हम आज पढ़ेंगे स्वास्थ्य क्या है। स्वास्थ्य क्या है भैया बहनों? हम लोग सुनते हैं कि हेल्थ इज वेल्थ। हेल्थ इज वेल्थ का मतलब कि हेल्थ स्वास्थ्य, इज है वेल्थ धन, मनी। हेल्थ इज वेल्थ, स्वास्थ्य ही धन है। हमारे पास भैया बहनों बहुत धन हो, बहुत सामग्रियां हो, परंतु हम स्वास्थ्य से चिड़चिड़े हैं, स्वास्थ्य ठीक नहीं है, अच्छी भूख नहीं लगती, तो हम क्या कर सकते हैं? कैसे खा सकते हैं? कैसे स्वाद ले सकते हैं? इस प्रकार से भैया बहनों, स्वास्थ्य हमारा अच्छा होना आवश्यक है। तो स्वास्थ्य क्या है? हम देखते हैं कि स्वास्थ्य एक अनेक प्रकार से हम इस बात को सोच सकते हैं कि स्वास्थ्य का अर्थ है हमारा बीमारियों और चोट आदि से मुक्त रहना, अर्थात हम बीमारियों से मुक्त रहें, यह हमारा स्वास्थ्य है।
पहली बात। दूसरी बात कि हम बीमारियों से मुक्त रहें जो प्राकृतिक प्रकोप होता है। दूसरी बात कि हम ऐसे रहें जिससे कि हमें कहीं चोट न लगे। हम कहीं खेलने जाते हैं, कूदने जाते हैं, उसमें हम ऐसे बच करके रहें जिससे कि हमें चोट लग करके हम बीमार न पड़ जाए, ब्लड न निकले और उससे होने वाले अन्य प्रकार के बीमारियां उत्पन्न न हो जाए। इसका ध्यान हम रखते हैं। यही क्या है? यही स्वास्थ्य है। तो स्वास्थ्य, अभी आपको प्रश्न में दिया जाएगा स्वास्थ्य क्या है? तो स्वास्थ्य है हम अपना बीमारियों से मुक्त रहें, कहीं चोट न लगे, इस प्रकार की व्यवस्था को अपने ऊपर बनाए रखने को स्वास्थ्य कहते हैं। अब स्वास्थ्य इतना ही नहीं, हम स्वास्थ्य देखते हैं कि हम बीमारी के अलावा अन्य कारणों से भी हम अस्वस्थ हो सकते हैं। एक तो बीमारी ऐसे बुखार लगना, पेट में दर्द होना या ऐसे चोट लगना, यही हमारा स्वास्थ्य खराब नहीं करता, बल्कि हम गलत चिंतन करते हैं, हम अधिक देरी तक रात में जगते हैं, हम अनेक प्रकार के बुराइयों में लिप्त रहते हैं। इस प्रकार से हमारा एक मानसिक उत्पीड़न होता है, मानसिक खराब होता है, अर्थात हम अपनी मन स्थिति को ठीक नहीं बनाते। यह भी हमारा एक बीमारी का लक्षण है। इस पर हम यदि अधिक दिनों तक अमल रहे तो हम वास्तव में यह हमको बुरी प्रभाव में डाल देगा और हम अस्वस्थ हो सकते हैं। इस प्रकार से भैया बहनों, इसमें ही बताया गया है कि चिंताग्रस्त, हम चिंताग्रस्त न हो, हम लंबे समय तक किसी प्रकार से तनाव से युक्त न हो, ऐसे हम मुक्त अवस्था में रहें। यह हमारा स्वास्थ्य का प्रमाणन है। हम देखते हैं कि भारत में स्वास्थ्य सेवाएं, हमारे भारत देश में स्वास्थ्य सेवाओं के प्रति सरकार का क्या दायित्व है, वो कैसे हमारे हर तरह से स्वास्थ्य को बनाने में चिंतन करती है और समय समय पर वैक्सीन देती है, सुइयां, दवाइयां, ये अनेक प्रकार से मुक्त रूप से देती हैं। देखने में आता है भैया बहनों, प्रत्येक गांव में होम्योपैथ चिकित्सक और ऐसे हमारे एलोपैथ के चिकित्सक और डॉक्टर और हॉस्पिटल खुले हैं, जहां की मुफ्त रूप में दवाइयां दी जाती हैं, लोगों की स्वास्थ्य की चिंता की जाती है। और इस प्रकार से सरकार हमारे भारत में अनेक प्रकार की दवाइयों का ये जो है प्रचार करके और उन्हें खैरात रूप में लोगों को बांटती है और उन्हें स्वास्थ्य की चिंता करती है। हम बीमारियों से बचाव और उनके उपचार के लिए हमें उचित स्वास्थ्य सेवाएं चाहिए। स्वास्थ्य केंद्र, अस्पताल, परीक्षणों के लिए प्रयोगशालाएं, एम्बुलेंस इत्यादि की सुविधा, ब्लड बैंक, ये भैया बहनों हमारी राज्य सरकार करती है। आप देखते हैं एम्बुलेंस जो राज्य सरकार द्वारा दिया जाता है, आप उसके नंबर पर कॉल करते हैं और रातों रात में आ जाती है और उन्हें सेवा के लिए हमें प्रदान करती है। इस तरह से हम देखते हैं कि हमारी सेवाओं के बारे में सरकार बहुत ही वचनबद्ध है, बहुत तरीकों से हमें जनता को सेवा करती है। भारत में बड़ी संख्या में डॉक्टर, दवाखाने और अस्पताल हैं, जो कुछ निजी हैं और जिसको प्राइवेट और कुछ सार्वजनिक है। भैया बहनों, ये जो प्राइवेट, निजी और ये जो हॉस्पिटल हैं, स्कूल भी हैं, इनमें हम देखते हैं कि बड़े धांधली होता है। निजी वाले डॉक्टर जो है अधिक पैसा लेकर के इलाज में अपने को उल्लेखित करता है और इससे वो जनता को स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान नहीं होती। उन्हें अधिक धन नहीं है, अधिक लोग जो गरीब हैं उन्हें सताया जाता है। इस प्रकार से इसमें दिखाया गया कि हमारे इस स्वास्थ्य के लिए अनेक प्रकार के जो केंद्र बनाए गए हैं, उनमें लोग जाकर के अपना स्वास्थ्य परीक्षण कराते हैं और मुफ्त की सेवाओं का योगदान प्राप्त करते हैं। हकीम शेख की कहानी। हकीम शेख आप देखते हैं इनकी कहानी क्या है कि ये हकीम शेख पश्चिम बंग में खेत मजदूर समिति PBKS के एक सदस्य थे, जो पश्चिमी बंगाल में खेतिहर मजदूरों का एक संगठन है। 1992 में एक शाम वे चलती ट्रेन से गिर गए और उन्हें
सिर में गंभीर चोट आ गई। इस प्रकार से वो बेचारे क्या करते हैं कि उनकी हालत नाजुक हो गई और उन्हें तुरंत इलाज की आवश्यकता थी और उन्हें चिकित्सालय में ले जाया गया। उन्हें कोलकाता के एक सरकारी अस्पताल में ले जाया गया, लेकिन उन्हें भर्ती करने से मना कर दिया गया क्योंकि वहां कोई बिस्तर खाली नहीं था। दूसरे अस्पताल में आवश्यक सुविधाएं या उनके इलाज के लिए जरूरी विशेषज्ञ नहीं थे। इस प्रकार अत्यंत गंभीर हालत में उन्हें 14 घंटे के अंदर 8 सरकारी अस्पतालों में ले जाया गया, किंतु किसी ने भी उन्हें भर्ती नहीं किया। भैया बहनों, कभी कभी ये भी देखने में आता है कि हॉस्पिटल में भर्ती करने के लिए उन्हें बेड खाली नहीं है, या कहीं कहीं तो जो निजी हॉस्पिटल है जिसमें बेड खाली रहते हुए वो पहले पैसा जमा कराते हैं और नहीं रहने पर उनके द्वारा कोई सुनवाई नहीं होती, चाहे रोगी को कुछ भी हो जाए। इस प्रकार की तरह तरह की परेशानियां आती हैं। अब ये बेचारे को इलाज के लिए कोई सुविधा नहीं मिल पाया। अब ये क्या हो गए, क्षुब्ध होकर के इनके मन में कष्ट आया और ये क्या कहिए, कोर्ट में मुकदमा दायर कर दिए। अब मुकदमा की सुनवाई इनकी लंबी हो गई। इस प्रकार से भैया बहनों, जब कभी हमें इलाज के लिए उचित प्रबंध नहीं होता है तो लोग ये अपने मुकदमा के लिए सरकारी तंत्र में और न्याय के लिए वहां जाते हैं। इस प्रकार से एक इलाज का खर्च हम देखते हैं कि एक गरीब और अमीर के लिए क्या प्रभाव डालता है। अमन और रंजन अच्छे मित्र हैं। रंजन का परिवार साधन संपन्न है, जबकि अमन के माता पिता जैसे तैसे गुजारा चलाते हैं। इस प्रकार से भैया बहनों, इन पूरे चित्र में ये दिखाया गया कि कहाँ चिकित्सालय का सुव्यवस्था ठीक से नहीं है, कहाँ चिकित्सक समय से नहीं बैठते हैं और उन्हें उपचार के लिए लोगों को किस प्रकार से कष्ट का अनुभव करना पड़ता है और इसके बाद वो न्याय के पास जाते हैं या उन्हें जाने को विवश होना पड़ता है। ऐसे में हम देखते हैं कि ये विभिन्न प्रकार से जो चित्र दिखाया गया है, कहीं कहीं जो है वायरल का खतरा है, कहीं जो है पानी से उत्पन्न होने वाले रोग जो उन्हें दवाइयाँ वैक्सीन नहीं मिलता, तो कहीं मेरा अस्पताल था जो बहुत बढ़िया पर उन्हें मुझे ज़्यादा दवाइयाँ दे दी और मेरे इलाज में ज़्यादा खर्च हो गया। कभी कभी देखते हैं भैया बहनों कि ये मजबूरियाँ आती है कि हम छोटे इलाज के लिए जाते हैं और डॉक्टर पूरे नंबर से अनेक प्रकार की दवाइयों की सूची बना देता है और उसमें एक ही 2 दवाई कारगर होता है जिससे कि वो ठीक होता है, और अनेक प्रकार की दवाइयाँ जो अन मेडिकल स्टोर से कनेक्टेड होते हैं और उनको दवाइयाँ बेचना होता है, उनको उन डॉक्टर को कमीशन मिलता है। तो कभी कभी ऐसे भी आजकल तो प्राय ऐसा देखने में आता है कि दवाइयों की आवश्यकता क्या है और वो ज़्यादा से ज़्यादा लिख देते हैं। तो इस प्रकार से इस ऐसे चित्र में इन प्रकार के तथ्यों को दर्शाया गया है। इसको आप लोग पढ़ेंगे एक बार और, अभी तो आप समझ रहे हैं। दूसरा, सार्वजनिक और निजी सेवाएं, स्वास्थ्य सेवाएं। अब सार्वजनिक, अब ये कहानी हम देख चुके हैं कि सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं और निजी स्वास्थ्य सेवाएं क्या है। पहले सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं जो स्वास्थ्य सेवा स्वास्थ्य केंद्रों व अस्पतालों की एक श्रृंखला है जो सरकार द्वारा चलाई जाती है, अर्थात ये सार्वजनिक है। हमारा विद्यालय क्या है, सार्वजनिक है। ये हम केवल एक ही 2 भैया बहन नहीं पढ़ते, निजी नहीं पढ़ते। तो सरकारी स्कूल क्या होते हैं, सार्वजनिक होते हैं। हर प्रकार की भैया बहने पढ़ते हैं जो सरकार द्वारा चलाई जाती है। ये केंद्र अस्पताल आपस में जुड़े होते हैं जिससे ये शहरी व ग्रामीण दोनों क्षेत्रों को सुविधाएं प्रदान करते हैं। बीमारियों के बारे में इनकी विशेष देखभाल होती है और बीमारियों को इलाज करने का इनका मुख्य कार्य है। इस प्रकार से स्वास्थ्य सेवाएं इनका देना और सार्वजनिक रूप से इन्हें हर प्रकार के उन्हें तकलीफों को दूर करने और इलाज करने, उन्हें दवाइयाँ देना इनका प्रमुख कार्य है, जिनको हम सार्वजनिक सेवाएं कहते हैं। अब ये सार्वजनिक सेवाएं जो हकीम द्वारा होता है, आप देखते हैं कि होम्योपैथिक द्वारा भी होता है, आयुर्वेद द्वारा भी होता है। जैसे अपने इस चिकित्सालय में
दो प्रकार के एलोपैथ का दवाइयाँ मिलती हैं और दूसरा ये वैद्य की दवाइयाँ, आयुर्वेद का। तो ये दो प्रकार की, और कहीं कहीं बहुत ऐसे हैं जो एलोपैथ है, होम्योपैथ है और ये वैद्य की है। इस प्रकार से हम स्वास्थ्य सार्वजनिक सेवाओं में दवाइयों का उपयोग करते हैं। दूसरा, निजी स्वास्थ्य सेवाएं। ये निजी क्या है? तो भैया बहनों, जो प्राइवेट प्रकार के जो डॉक्टर हैं, वो जो निजी अपना प्रैक्टिस करते हैं और वे भी अधिक खर्च लेकर के, अधिक पैसा लेकर के और आपके घर तक आते हैं और उन्हें इलाज करते हैं, और इस प्रकार से इनको हम निजी सेवाएं कहते हैं। जैसे हमारे देश में कई तरह की निजी स्वास्थ्य सेवाएं पाई जाती हैं। बड़ी संख्या में डॉक्टर अपने निजी दवाखाने चलाते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में तो इनका भरमार है और वे इस प्रकार से दवाइयों को बेच करके अपना आजीविका को पालन करते हैं। परंतु इनके द्वारा कोई गलती होता है तो पब्लिक जो है, जो हमारे जनता है, जो हमारे लोग हैं, वे भी न्याय के पास जाकर के इन्हें शिकायत दर्ज कराते हैं। स्वास्थ्य सेवा और समानता। क्या सबके लिए पर्याप्त स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध हैं? सरकार तो भैया बने चिंता करती है कि सबके लिए स्वास्थ्य सेवाएं समान हो, उनमें समानता हो, कोई गरीब अमीर के प्रति भेदभाव के द्वारा दवाइयां न वितरित हो। ये गांव में हम देखते हैं, अनेक प्रकार के लोग वहां जाते हैं, परंतु भैया बहनों, विश्वास कम होने के कारण जिनके पास अधिक से अधिक पैसा होता है, वे इन पर विश्वास न करते हुए ऊंची सेवाओं के द्वारा वे अच्छे चिकित्सकों के पास, अच्छे मेडिकल अफसरों के पास जाकर के अपना सेवा लेते हैं। परंतु गरीब लोगों के लिए यह हमारा जो स्वास्थ्य केंद्र है एक वरदान है, जिनके द्वारा उन्हें इलाज प्राप्त होता है। हम ये जानते हैं कि स्वास्थ्य के प्रति प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक नागरिक को सचेत रहना आवश्यक है, परंतु कहीं न कहीं जाने अनजाने हम अस्वस्थ हो ही जाते हैं। इस प्रकार से स्वास्थ्य सेवाएं हमारे लिए एक महत्वपूर्ण उपयोग होकर के और हमें स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराती हैं। कभी कभी केवल पैसा ही लोगों के भी बेहतर इलाज में बाधक नहीं होता। उदाहरण के लिए महिलाओं को तुरंत इलाज के लिए डॉक्टर के पास नहीं ले जाया जाता। कई आदिवासी क्षेत्रों में स्वास्थ्य केंद्र कम हैं और वे भी अच्छी तरह नहीं चलाए जाते हैं। वहाँ निजी स्वास्थ्य सेवाएं भी उपलब्ध नहीं हैं। अर्थात भैया बहनों, हमारे सुदूर जो क्षेत्र हैं वहाँ पर वास्तव में न निजी न सार्वजनिक ऐसे इलाज के कोई केंद्र नहीं है। उन्हें अनेक प्रकार के असुविधाओं का सामना करना पड़ता है। क्या किया जा सकता है इस पर? तो भैया बहनों, हम उन्हें यह सुझाव देते हैं कि उन्हें जो है कुछ दूरियों पर जाकर के और वे अपनी सुविधाओं को ले लेते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है कि हमारे देश में लोगों के स्वास्थ्य की दिशा अच्छी नहीं है और सरकार का उत्तरदायित्व है कि वो अपने सब नागरिकों को, विशेषकर गरीबों और सुविधाहीनों को गुणात्मक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करें और उन्हें समय समय पर आगाह करने की उन्हें जिम्मेवारी है। इस तरह से भैया बहन हम देखते हैं कि स्वास्थ्य के प्रति हमारे जो कदम हैं वो कैसे होने चाहिए। तो केरल का अनुभव 1996 में केरल सरकार ने राज्य में कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन किए। राज्य के पूरे बजट का 40% पंचायतों को दे दिया। अर्थात पंचायतों को देने का मतलब कि आज हमारे बीच सरकार की क्या अपेक्षाएं हैं कि उसमें से बड़े बड़े लोग या अन्य प्रकार के लोग भी इस महामारी के तहत वे अपने धन का कुछ भाग ये प्रधानमंत्री कोष में जमा करते हैं। उन्हें सरकार की ओर से यह एक सूचना प्राप्त हुई है कि उन्हें जो धन जमा करेंगे उन्हें इनकम टैक्स में रिलीफ दिया जाएगा, छूट दिया जाएगा। तो ऐसे बहुत से लोग अपना ये भी काम कर रहे हैं, जैसा कि केरल में आप देख रहे हैं। जैसे दवाइयों की कमी, अस्पतालों में अपर्याप्त बिस्तर, पर्याप्त डॉक्टरों का न होना आदि की समस्याओं को दूर करने के लिए ये उसमें से ये जो प्राइवेट सेक्टर के जो
जो लोग हैं वो अपना सहयोग करते हैं सरकार को। इस प्रकार से हम देखते हैं कि सरकारी तंत्र में हम उन स्वरूपों का अध्ययन करते हैं जिनमें प्राइवेट सेक्टर के लोग उसमें सहयोग करते हैं। कोस्टारिका का तरीका। कोस्टारिका को दक्षिणी अमेरिका का सबसे स्वास्थ्य देश माना जाता है। इसका मुख्य कारण उनके संविधान में निहित है। कई वर्षों पहले कोस्टारिका ने एक बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लिया था कि वे देश में सेना नहीं रखेंगे। इससे उन्हें सेना पर व्यय किए जाने वाले धन को लोगों की शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य आधारभूत जरूरतों पर खर्च करने में मदद मिली। कोस्टारिका की सरकार मानती है कि देश के विकास के लिए देश का स्वस्थ होना जरूरी है और इसके लिए अपने देशवासियों के स्वास्थ्य पर बहुत ध्यान देती है। कोस्टारिका की सरकार अपने सभी निवासियों को स्वस्थ स्वास्थ्य के लिए मूलभूत सेवाएं व सुविधाएं देती हैं, जैसे पीने का सुरक्षित पानी, सफाई, पोषण और आवास। स्वास्थ्य की शिक्षा को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है और सभी स्तरों पर स्वास्थ्य संबंधी ज्ञान शिक्षा का एक जरूरी भाग है। इस प्रकार से भैया बहनों हम लोग देखते हैं कि वास्तव में स्वास्थ्य ही धन है और इसकी हम रक्षा, इसको हम कैसे बनाए रखें, इस पाठ में हम लोग इतनी सी शिक्षाएं प्राप्त किए कि हम स्वस्थ कैसे रह सकते हैं और तरह तरह के लोग जिन्हें स्वास्थ्य की सुविधाएं नहीं मिलता है वो न्याय के पास कैसे जाते हैं, इसका वर्णन है। अब हम लोग देखते हैं इन पाठों से कुछ आपको प्रश्न दिए गए हैं। इन प्रश्नों को आप ढूंढेंगे और इसका उत्तर लिखेंगे। जैसे ये शब्द संकलन, सार्वजनिक, निजी, चिकित्सा, पर्यटक, संचारणीय बीमारियां, ओपीडी, नैतिक उपचार, जेनेरिक नाम, ये जो जैसे दवाइयां हैं, इस पर प्रश्न दिए गए हैं। अध्याय को ठीक से पढ़ें, समझें एवं दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखें। स्वास्थ्य किसे कहते हैं? तीसरा, सार्वजनिक शब्द से क्या आशय है? चौथा, निजी सेवा या कार्य किसे कहते हैं? पांचवा, चिकित्सा पर्यटक किसे कहते हैं? छठवां, संचारणीय बीमारियां क्या है? उदाहरण देकर समझाइए। सातवां, ओपीडी किसे कहते हैं? नैतिक उपचार क्या है? अपने शब्दों में लिखिए। जेनेरिक नाम से क्या तात्पर्य है? इस रासायनिक नाम के कुछ उदाहरण देते हुए समझाइए। इनका उत्तर भैया बहनों आप ढूंढेंगे। जैसे इसमें देखते हैं कि ओपीडी, हमारे इस चिकित्सालय में भी ओपीडी है। ओपीडी यह एक आउट पेशेंट डिपार्टमेंट या बाह्य रोगी विभाग का संक्षिप्त रूप है, जिसको हम ओपीडी कहते हैं। अस्पताल में किसी विशेष वार्ड में भर्ती होने से पहले रोगी ओपीडी में जाते हैं और उन्हें वहां एक पर्ची मिलता है और उसी के आधार पर उनका ये जो है एडमिन होता पड़ता है और उनका दाखिला उसमें होता है। तो ये पहले ओपीडी में वो एक पर्ची के माध्यम से अपना नाम लिखाते हैं और उपचार के लिए भर्ती होते हैं। इस प्रकार से ये पाठ भैया बहनों संपन्न हुआ। इसके उत्तर को हम लिखेंगे, ठीक से पढ़ेंगे और जो आपको सूचना मिली है कि हम अपने कॉपी में सब काम को ठीक से पूरा करते चले जाएंगे, इसका एक निरीक्षण होगा। इसमें 10 अंक निर्धारित है, उसके अंतर्गत आप कितना पाते हैं यह आपका एक देखरेख होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।